हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, आज हम सीरीज फर्स्ट में लेक्चर नंबर 19 में बात करेंगे, जिसमें जनरल बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइस, विदाउट एनी डिले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द पीके रिएक्शन इज कंसर्न विद विच इम्यूनोग्लोबिन। आजकल आज हम इम्यूनोग्लोबिन में बहुत सारे अपने वीडियोज़ बनाए हैं गाइस, उसमें आप सभी क्वेश्चन को देखें। इम्यूनोग्लोबिन सिंपल गाइस क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं। अब बात आती है कि कितने टाइप की होती हैं, तो 5 टाइप की होती हैं, जिसमें IgA, M, A, D एंड E की बात करते हैं। ठीक है, IgG, M, E, D। तो कहने का मतलब है पीके रिएक्शन। पीके रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि इस रिएक्शन को डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था के प्रेस्टन एंड H कुशनर। इन दोनों ने अपने नाम पे पीके करके एक रिएक्शन कहलाती कॉमनली। वैसे ये स्वेलिंग एंड रेडनिंग रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है एंड व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। और दिस ए काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जी का संबंध होता है गाइज IgE से। तो सिंपल सी बात है, पीके रिएक्शन का संबंध किस इम्यूनोग्लोबिन से होता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी, इम्यूनोग्लोबिन E, या ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन D मेक्स फिल इन द ब्लैंक। कुछ पार्ट खाली है, इसे देखते हैं कि IgE मेक्स परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन स्पेक्ट्रम इन द सीरम। देखिए हमारे ब्लड सीरम में टोटल इम्यूनोग्लोबिन होती है कितनी, 5। उसमें से जो IgD है इसकी परसेंटेज कितनी है। अगर हम टोटल इम्यूनोग्लोबिन देखिए, एक तो पूरा सीरम है, सीरम में टोटल 100% आपकी IG इम्यूनोग्लोबिन से, उनमें से IgD की परसेंटेज स्पेक्ट कितनी है, बस इतना सा पूछा। और आपको पता है कि IgD और IgE जो होती है दोनों ही बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो इससे भी आइडिया हो गया कि ट्रेस अमाउंट का मतलब 0.2% होती है IgD इन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन दैट आर प्रेजेंट इन दी सीरम। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट मैं बता दूं, क्वेश्चन को समझना जी। तो टोटल मतलब टोटल इम्यूनोग्लोबिन में IgD की कंसंट्रेशन है 0.02। अब कि सीरम कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, उसमें IgD की 1 लीटर पर उसकी बात करें तो आपका 30 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर इसकी कंसंट्रेशन होती है 1 मिलीलीटर में। ठीक है, तो दोनों कंसंट्रेशन ध्यान रखें कहाँ पे कैसे करके पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन E बाइंड्स टू FC रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ। सिंपल सी बात है कि आपके देखिए जो एलर्जी में पार्टिसिपेट करती है, और एलर्जी के बाद ये जो आपकी इसका एक फंक्शन आपने सुना होगा, ये जो आपकी सेल्स होती हैं उन सेल का डीग्रेनुलेशन करती है। डीग्रेनुलेशन का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि उनका ब्रेकडाउन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बहुत सारे नेचुरल किलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो IgE होती है ये अटैच होती है ब्लड बेसोफिल्स और टिश्यू मास्ट सेल। देखिए ब्लड की जो बेसोफिल्स होती हैं और जो हमारे टिश्यू जो होती है उसमें जो मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं जो हेपेरिन का फॉर्मेशन करते हैं। हेपेरिन क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो IgE की जो साइट्स होती हैं, जो FC रिसेप्टर पाए जाते हैं ऑन दी मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्लड बेसोफिल्स एंड टिश्यू मास्ट सेल, तो ये दोनों जगह पे प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे एक्सटर्नल सिक्रीशन ऑफ IgA। देखिए IgA जो है आपका, एक तो ये खुद होता है, और जब ये सिक्रीट होता है तो उसका नाम रख दिया जाता है सिक्रीटरी IgA। बस इतनी सी बात है। तो कहने का क्या बात है, बोला कि जो एक्सटर्नल सिक्रीशन होता है IgA का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिक्रीटरी IgA। बस इतनी सी बात है कि जो एक्सटर्नल पार्ट होता है और इंटरनल दोनों तब सिक्रीट होती है। तो एक्सटर्नल सिक्रीशन जो IgA का होता है उसे हम सिक्रीटरी IgA बोलते हैं, ना कि M, ना E, ना ही एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन हैविंग सिक्रीटरी कंपोनेंट एज पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए एक ऐसी इम्यूनोग्लोबिन का नाम बताना है जिसमें अलग से कंपोनेंट लगा है जो पॉलीपेप्टाइड चेन के बराबर है। मतलब एक अमाइनो एसिड की एक चेन है, दैट मीन पॉलीपेप्टाइड चेन। और किस इम्यूनोग्लोबिन में एक्स्ट्रा चेन पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है। देखिए सिंपल सी बात समझिए, IgA और सेक्रेटरी IgA में डिफरेंस होता है। ये सेक्रेटरी IgA करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके साथ एक पॉलीपेप्टाइड चेन लगी होती है जो कहलाती है सेक्रेटरी पॉलीपेप्टाइड चेन। जबकि जो IgA होता है उसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल सिक्रीशन होता है उसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी IgA, और इसी के साथ लगा होता है कंपोनेंट एज ए पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि इसे ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज एक्सटर्नल सिक्रीशन एंड नोन एज सेक्रेटरी IgA। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब टॉपिक बिल्कुल चेंज हो रहा है। हमारा टॉपिक आया क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में।
जो आपके ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। देखिए एक स्टेज होती है, अवस्था होती है, जैसे आपने सुना होगा हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डाइफेज। इसी तरीके से एक अवस्था होती है जिसे बोलते हैं टॉरपोर। टॉरपोर फेज इज रिपोर्टेड इन स्मॉल साइज्ड इंडोथर्म्स। इंडोथर्म्स यू नो बेटर दैट कि हमारे जो मैमल्स और हमारे जो बर्ड्स मतलब एवीज होते हैं, एवीज ग्रुप के मेंबर्स मतलब उड़ने वाले, और हमारे मैमल्स, ये कैसे होते हैं, ये एंडोथर्म्स होते हैं। अब इन्होंने कहा कि स्मॉल साइज्ड इंडोथर्म, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया हमिंग बर्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमिंग बर्ड मतलब जैसे हिंदी बोलते हैं शकरखोरा, टू पास आउट द लॉन्ग, आप कुछ जगह ब्लैंक में है, लॉन्ग कंडीशन बाय रिड्यूसिंग देयर बॉडी टेम्परेचर टू सेव एनर्जी। कहने का मतलब है कि टारपोर जो फेज होती है वो रिपोर्टेड करी जाती है स्मॉल साइज इंडोथर्म्स लाइक हमिंग बर्ड्स। किस लिए कर ये फेज उसमें आज मिलती है, टू पास आउट करने के लिए लॉन्ग विंटर सीजन्स, ठीक है, लॉन्ग विंटर कंडीशंस। कैसे करके वो करता है, इस कंडीशन में क्या करता है वो, इस कंडीशन में वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, इससे वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को सेव करता है, और वो एनर्जी इसके जो दिन के टाइम में ये बहुत ज़्यादा फीडिंग करता है और रात के टाइम जो ये फ्लाइंग करता है तो उसमें उस एनर्जी का यूज़ करता है। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं टारपोर फेज। स्पेशली ये अपनी लॉन्ग विंटर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए इस अवस्था में चला जाता है। तो कहने का मतलब करेक्ट आंसर आपका बी, विंटर कंडीशन। जाड़ों में आपने देखा होगा जो पक्षी आ जाते हैं, दूसरे ये वही कंडीशंस है ना। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन ऑप्शंस में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी टफ है। देखिए जो ऑप्शंस दिए उनमें आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे हम किस एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं क्वेश्चन को गाइस, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए टेम्पलेट डायरेक्टेड एंजाइम। मतलब टेम्पलेट का मतलब होता है कैसी बुक जो पढ़ी जाए उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो रीड करके पढ़ते हैं, template directed enzymes, and carry out the instruction given by the template and proofreads the nascent product and करेक्ट इट मिस्टेक। कहने का मतलब पूरी तरीके से एंजाइम जो है वो टेम्पलेट डायरेक्टेड, मतलब जो उसे बताया जाता है वही करता है, और ये भी वो देखता रहता है कि क्या चीज़ जो बनी है उसमें टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही बनी, अगर नहीं बनती तो उसे वो प्रूफ रीड करता है। प्रूफ रीड का मतलब क्या होता है, दोबारा रीड करता है और नेसेंट जो प्रोडक्ट बनने हैं और उनकी मिस्टेक्स को भी वो करेक्ट कर देता है। तो इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो टेम्पलेट डायरेक्टेड एंजाइम से, कहने का मतलब रोबिस्को जो कि फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होता है, दूसरा है कैटालेज, ठीक है सर ऐसे सही करें, कैटालेज, सिंपल सा इसका आंसर हम लिख बताना ये चाह रहे हैं, कैटालेज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को गैस ब्रेक करता है, इसकी टर्नओवर नंबर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट करी गई। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड पेपकेज जो भी आपका फोटोसिंथेटिक एंजाइम है जो आपका थर्ड रिएक्शन में यूज होता है C3 प्लांट्स में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आपका है सी, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है एक टेम्पलेट डायरेक्टेड एंजाइम्स है जो कैरी आउट करता है इंस्ट्रक्शन को जो गिवन इन द टेम्पलेट एंड आल्सो प्रूफ रीड द नेसेंट प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर कुछ मिस्टेक है तो उन्हें करेक्ट भी करता है। दैट इज ए टेम्पलेट डायरेक्टेड एंजाइम्स। नाउ देखिए फिर भाई क्वेश्चन आया, टॉरपोर फेज इज करेक्टराइज बाय दी, आपका एंडोथर्म इक्टोथर्म बोथ या स्पेशली स्मॉल एंडोथर्म्स लाइक हमिंग बर्ड्स। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया, देखिए हम एग्जाम में क्या करते हैं थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं, हमें लगता है कि टॉरपोर स्टेज एंडोथर्म्स में होती है, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पर उससे भी स्पेसिफिक आंसर दिया हुआ है, क्योंकि आप क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं गाइस, MCQ कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है। देखिए इसमें क्या कहा, स्पेशली स्मॉल एंडोथर्म्स, एंडोथर्म्स यहाँ पर स्पेशली और स्पेशली नाम भी दिया हमिंग बर्ड, तो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कंपेयर टू सिंपल एंडोथर्म्स। तो टॉरपोर फेज इज करेक्टराइज बाय दी स्पेशली स्मॉल एंडोथर्मिक एनिमल्स लाइक हमिंग बर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होता है गाइज, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं ट्राइमेथोप्रिम। बस सिंपल सी आइडिया, ये तो बहुत आपकी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन है कि आपको कितना आता है। ट्राइमेथोप्रिम इज, आपको पता होना चाहिए कि वायरल फोलेट एनालॉग है या फंगल फोलेट एनालॉग है या एंटीबैक्टीरियल फोलेट एनालॉग है या ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सा आंसर है, ये आपको एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। हमारे पास बस एक चांस होता है कि अगर हमें पता है तो हम सही कर देंगे, अदरवाइज इसमें आइडिया भी नहीं होता है। तो ये कंपाउंड है और ये बैक्टीरियल एनालॉग, बैक्टीरियल फोलेट एनालॉग, फोलेट का मतलब होता है जो बैक्टीरिया में सिंथेसिस होती है तो उसमें फोलेट का एनालॉग का मतलब क्या हो कि उसकी जगह पे काम कर सकता है ये, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी में यूज होता है और बैक्टीरियल की जो प्रोसेस होती है उनमें एक एज ए एंटी बैक्टीरियल फोलेट एनालॉग की फॉर्म में यूज किया जाता है। ट्राइमेथोप्रिम, करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, वुड फ्रॉग, आपने सुना होगा जब हम 9th 10th में बात करते थे फ्रॉग तो हमें एक ही नाम ध्यान आता था, राना टिग्रीना पता होता था मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे टाइम में गाइस। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुड फ्रॉग की। वुड मतलब लकड़ियों के बीच में रहता, पानी में नहीं रहता, लकड़ियों में। और जो हमारा राना टिग्रीना होता है इसके बारे में हम बता दें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि नॉक्टर्नल होता है, मतलब रात में बोलता है, और सॉलिटरी होता है, अपनी जगह को ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं करता है, ठीक है, वहीं पर अपने
बेटर रहता है। दूसरा बात है वुड फ्रॉग के हम आपको राना सल्वैटिका भी कह सकते हैं या फिर लिथोबैट्स सल्वैटिकस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर हैं आपके ए, बी एंड सी, सो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ डी, जिसमें ये बताया गया कि बी भी सही है और सी भी सही है। मतलब राना सल्वैटिका ही इसका नाम होता है जूलॉजिकल या साइंटिफिक, और दूसरा लिथोबैट्स सल्वैटिकस भी इसका नाम हो सकता है वुड फ्रॉग का, गाइस ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, इनमें आदि फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के बारे में। देखिए आपको मैंने ऑलरेडी एल्गीज जब बताए थे तो वहाँ पे सब कुछ बताया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर दूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे हम हिप्नोस्पोर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, नॉन मोटाइल थिक बाल, इतना ध्यान रख लें, थिक बाल हिप्नो में। और जब एप्लेनो की बात करते हैं, देखिए दोनों सिमिलरिटी क्या, नॉन मोटाइल दोनों ही हैं, मगर हिप्नो जो है वो थिक बाल्ड है और एप्लेनो है थिन बाल, इतना ध्यान रखना। जबकि थिन होना यहाँ पे कोई मतलब इसकी नॉमेनक्लेचर समझ नजर नहीं आ रहा है, ए से तो मतलब समझ में आ रहा है कि नॉन फ्लैजलेट होंगे क्योंकि देयर आर नो मूवमेंट, बट थिन और थिक ये आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा। हिप्नो में थिक भी होता है, नॉन मोटाइल भी होता है, जबकि एप्लेनो में नॉन फ्लैजलेट के साथ थिन वाल होती है। इसके अलावा मियोगैमीट्स का जो टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब गैमीट्स विदाउट सेल वाल, उन्हें कहा जाता है मियोगैमीट। तो इसमें देखना जो डिफरेंसेस थे वो बाल आउटर मेम्ब्रेन के बारे में थे। हिप्नो में क्या था कि थिक वाल थी, एप्लेनो में थिन वाल थी, मियोगैमीट में आपकी सेल वाल थी ही नहीं। तो डी ऑल ऑफ दी है, करेक्ट आंसर आपका डी है। जो डिफिनेशन है एज पर नेम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा पाइनस की स्पीसीज या दूसरे जो कोनिफर्स होते हैं इंडिया में पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एज पर हिल्स। तो बड़ा टफ सा क्वेश्चन होता है मगर आप बहुत आसानी से आइडिया कर लेंगे। जैसे आपने सुना होगा पाइनस इंसुलेरिस एक होता है, पाइनस की स्पीसीज होती है, ये कहाँ पाई जाती है, मतलब एक तरफ उनकी स्पीसीज है कोनिफर्स की, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन है। तो एक में चिटगांव हिल्स एंड खासिया हिल्स, ठीक है, ये मैचिंग है। दूसरा है साइप्रस टार्टुलोसा, ये चंबा हिल जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं, और अक्का हिल्स आसाम में। और इसके बाद आता है जूनिपेरस मैक्रोपोडा, जूनिपर मैक्रोपोडा, ये आपकी पाई जाती है अलकनंदा वैली जो आपके उत्तराखंड में है, और लद्दाख, सॉरी अलकनंदा वैली आपकी वहाँ पे है श्रीनगर में और लद्दाख में। इसके अलावा लैरिक्स, ये भी एक आपका कोनिफर प्लांट होता है और इसका ना ये पाया जाता है चुम्बी वैली आप तिब्बत, और मिसमी हिल्स आसाम, इन जगहों पे ये पाया जाता है, ठीक है। आसाम इधर आ गया। तो हम आपको ये बताते हैं कि ये जो कोनिफेरस प्लांट हैं इनकी लोकेशन के साथ जो इनकी मैचिंग है वो बिल्कुल ट्रू है, और इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका होता है ए, मतलब पाइनस इंसुलेरिस आपका चिटगांव हिल्स और खसिया पाइन से बोलते हैं, और साइप्रस टार्टुलोसा जो होता है चंबा हिल्स और अक्का हिल्स आसाम में पाया जाता है। इस तरीके से जूनिपर मैक्रोपोडा जो होता है वो अलकनंदा वैली लद्दाख में पाया जाता है, एंड लैरिक्स एक जिम्नोस्पर्म्स होता है, ये आपका चुम्बी वैली जो तिब्बत में है, और आपका मिशमी हिल्स आसाम में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में बात करेंगे। देखिए स्यूगा डिमोसा, स्यूगा भी आपका क्या है, एक कोनिफर प्लांट है और इसकी एक स्पीसीज होती है स्पेशली स्यूगा डेमोसा। इनके बारे में स्पेशलाइज इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ही स्पेशल जगह पर पाए जाते हैं। जैसे दार्जिलिंग, दार्जिलिंग क्या है, बंगाल का और बिहार का जो बॉर्डर एरिया है जो बंगाल के हिस्से में आता है वो है दार्जिलिंग, तो ये वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जबकि मोस्ट ऑफ द कोनिफर जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं गाइज, हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, कश्मीर का रीजन हो गया। तो कहने का मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि जो आपके जितने भी कोनिफर्स हैं मेनली ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। अब उनके अलावा स्यूगा भी आपका एक कोनिफर्स है, और इसकी जो पर्टिकुलर स्पीसीज जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए ये कहाँ पाई जाती है, बंगाल में। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा एक ट्रेंड है कि जो कोनिफर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयन रीजन पाए जाते हैं। बट आपका स्यूगा भी एक कोनिफर्स है मगर ये कहाँ पाया जाता है, ये बंगाल के दार्जिलिंग में पाया जाता है, ठीक है। शिमला, कश्मीर, पंजाब जो रियल लोकेशन है वहाँ नहीं पाया जाता है, दार्जिलिंग में पाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर डी, इंडोथर्म्स तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इंडोथर्म्स तो मेजॉरिटी होती है। देखिए आल बर्ड्स इंडोथर्म में आते हैं, आल मैमल्स इंडोथर्म्स में आते हैं, और रेप्टाइल्स नहीं आते, मगर जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं वो भी आल नहीं सम, तो इसलिए टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स का लिखना सही है। एंड नंबर ऑफ इंसेक्ट, मतलब कुछ नंबर ऑफ इंसेक्ट भी होते हैं, इसका मतलब ये तो आपके वर्टिब्रेट में आएगा और ये इनवर्टिब्रेट। तो कहने का मतलब है कि इंडोथर्म में वर्टिब्रेट भी और इनवर्टिब्रेट भी। कल को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनवर्टिब्रेट कैटेगरी से कौन इंडोथर्म्स है, तो आपका आंसर होगा इंसेक्ट्स। दूसरा रेप्टाइल्स इंडोथर्म्स नहीं है, ठीक है, मगर टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स आपके जो हैं वो इंडोथर्म्स में आते हैं। जैसे हम आपसे कहें लिजार्ड जो होती है वो स्ट्रिक्टली इक्टोथर्मस होती है, इक्टोथर्म्स होती हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल इन जनरल अगर हम बात करें तो वो इंडोथर्म्स आती है। अब देखिए इनने कहा है ओवरऑल नहीं है, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स का मतलब फ्यू या सम रेप्टाइल्स ऐसा करते हैं, जबकि जो आपकी लिजार्ड होती है वो आपकी स्ट्रिक्टली इक्टोथर्मस एनिमल होती है, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। यहाँ पे इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ये होगा, जो बातें लिखी है कि टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स
नंबर ऑफ इंसेक्ट, ऑल मैमल्स, ऑल बर्ड्स आर एंडोथर्म। एंडोथर्म का मतलब कि जो एनिमल्स अपने बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को अपने मेटाबॉलिक एनर्जी से बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ मैचिंग करने में कैपेबल होते हैं, उन्हें हम एंडोथर्म्स बोलते हैं। कि बाहर जो फ्लक्चुएशन होती है उनका असर उनकी बॉडी पे पड़ता है, अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। ना BSA स्टैंड्स DNP BSA। देखिए BSA तो आपको पता होगा, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, वेरी कॉमन है, हम 12 से सेंटेंस को समझते आते हैं वर्ड को कि बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। बट DNP का मतलब क्या होता है? जब DNP इसमें लग जाता है, एग्जाम में पूछा गया पंजाब PGT में, तो इसका मतलब हो जाता है गाइस डाई नाइट्रोफिनाइलेटेड बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। बस इतना पता करना। जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए डाई नाइट्रोपेंटेनाइल, पी से पेंटेनाइल भी हो सकता है, तो आपको मैंने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करा है, केवल सिंपल सा डाई नाइट्रोफिनाइलेटेड बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है, एक लेबोरेटरी केमिकल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते थे नर्व कार्ड इन दी हायर नॉन कार्डेट लाइक एनिडेट्स एंड आर्थ्रोपोड्स इज। देखो एक तो आपको इंपॉर्टेंट बता दें, ये कार्डेट जो हम पढ़ रहे हैं ये हायर नॉन कार्डेट है, नॉन कार्डेट में हायर, ठीक है। नॉन कार्डेट जो है उनमें हायर कौन है? आपके एनिलीड और आर्थ्रोपोड्स हैं, क्योंकि इनमें जो आपका क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जबकि सब में क्या पाया जाता है? इनवर्टिब्रेट में या नॉन कार्डेट में ओपन पाया जाता है, मगर एनिलीड और आर्थ्रोपोड में जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज होता है लाइक दी कार्डेट की तरह। कहने का मतलब इनमें जो ब्लड होता है वो स्पेशली आर्टरी जो वेन्स उस तरीके के स्ट्रक्चर्स में फ्लो करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको ये बात इंपॉर्टेंट। अब इनकी नर्व कार्ड के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें हैं कि इनकी नर्व कार्ड जो होती है, मतलब जो कशेरुक दंड से बोलते हैं, तो गाइस वो डबल सॉलिड बीनीथ द एलिमेंट्री कैनाल मिड वेंट्रल ऑल ऑफ दी। गाइस तो तीनों स्टेटमेंट ये ठीक है कि डबल होती है, सॉलिड होती है और एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होती है, और ऊपर से अगर उसकी पोजीशन देखो तो मिड वेंट्रल होती है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से नीचे वाले हिस्से में नहीं, बल्कि थोड़ा सा मिड वेंट्रल होती है। तो करेक्ट आंसर आपका डी। ना क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द मेटाबॉलिक कॉस्ट। देखिए मेटाबॉलिक कॉस्ट भी एक बहुत टर्म्स है, ये क्या होता है मेटाबॉलिक कॉस्ट? व्हाट इज मेटाबॉलिक कॉस्ट? तो एक सिंपल सा आंसर होता है मेटाबॉलिक कॉस्ट का कि मेटाबॉलिक रेट एट रिस्ट, जब हम आराम की फॉर्म में होते हैं और उस समय जो हमारी मेटाबॉलिक BMR होती है, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उससे मेटाबॉलिक कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज़ हायर 5 टाइम्स इन इंडोथर्म्स देन एक्टोथर्म्स ऑफ इक्वल साइज एंड बॉडी टेम्परेचर। इसका एक उन्होंने जनरल एग्जाम्पल दिया कि जो मेटाबॉलिक कॉस्ट होती है वो आपका एक्टोथर्म और इंडोथर्म में डिफर करती है। जैसे इंडोथर्म में ये 5 टाइम्स ग्रेटर दैन इक्टोथर्म, सेम साइज और सेम बॉडी टेम्परेचर वाले उसमें इक्वल होती है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है सी, कि दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। थर्ड स्टेटमेंट हम बात करते हैं डी, कि अर्ली एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बिलोंग। अर्ली एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि जो सबसे पहले बनने वाले आपके एंटीबॉडी होते हैं वो। अब देखिए यहाँ पे खेल होता है एग्जाम्स में गाइस, आपको कन्फ्यूजन ये होता है कि जो बच्चा पैदा होता है जिसे हम न्यू नैंड बोलते हैं, मतलब बिल्कुल न्यू सैंड, उसमें अपने आप से जो पहली एंटीबॉडी बनती है वो तो एम बनती है, ठीक है। बट उसे मदर के थ्रू जो मिलती है वो IgG मिलती है। इसमें IgA, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, वो G मिलती है, वो तो मदर के थ्रू अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि अर्ली एंटीबॉडी कौन सी होगी? अर्ली एंटीबॉडी का मतलब यहाँ सिंपल सा आंसर जो है वो IgB। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कहा गया, इनने बोला है कि अर्ली एंटीबॉडी, जो इसका मतलब सिंपल सा होता है क्वेश्चन जो हमारा बर्थ हुआ है और हाँ अपनी कैपेसिटी के बेस पे जो पहली एंटीबॉडी बनाते हैं वो IgM होती है, जबकि हमें मदर से G वाली मिल जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट, IgG जो होती है वो मदर से बच्चे में आ जाती है थ्रू क्रॉस प्लेसेंटा, तो उसे कहते हैं कि पहली। बट ऐसा नहीं है, हम अपने सेल्फ में जो बनाते हैं, जो हमारी अर्ली एंटीबॉडी होती है वो हम अपने बिहार पे बनाते हैं, वो IgM होती है। करेक्ट आंसर 18 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये है गाइस, इसकी जो स्पीसीज है वो थोड़ी सी स्पेशल होती है। जैसे स्क्वामेलेटा और माइक्रोपोडा जो स्पीसीज होती है वो किस जीनस ऑफ कोनिफर, मतलब किस कोनिफेरस प्लांट की स्पीसीज है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मार्केंसिया या जो मार्सिलिया होता है उनकी स्पीसीज पूछ ली जाती है कि कौन सी स्पीसीज नहीं है इसमें से, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि जो आपकी माइक्रोपोडा जो स्पीसीज है बहुत फेमस है, ये कोनिफेरस प्लांट जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें से किस जीनस को बिलोंग करती है? माइक्रोपोडा या स्क्वामेलाटा और इस माइक्रोपोडा जो होती है आपका जूनिपर जो कोनिफर प्लांट होता है उसकी स्पीसीज होती है, जूनिपर स्क्वामेलाटा और जूनिपर माइक्रोपोडा। बस इतना सा ध्यान रखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइज आपका सेकंड लास्ट, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एंजाइम काइनेटिक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और बहुत ही वंडरफुल सेंटेंस हैं। देखिए मोस्ट स्ट्राइकिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम क्या है? उसकी कैटालिटिक पावर और उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि वो किस सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और कौन से प्रोडक्ट बनाएगा।
तो जो क्वालिटी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो इसकी स्पेशल बात यहाँ से आती है कि वो कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा। और दिस टू फीचर कि उसकी कैटालिटिक पावर और उसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो उसकी स्ट्राइकिंग फीचर में आती है। ठीक है, फीचर तो बहुत सारे होते हैं, स्ट्राइकिंग फीचर में केवल दो बातें ध्यान रखना, कैटालिटिक पावर एंड उसकी स्पेसिफिसिटी। नाउ सेकेंड ऑप्शन है एंजाइम कैटालाइजिंग रिएक्शंस बाय स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट। मतलब जो एंजाइम्स होते हैं गाइस वो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, कैसे करके, जो ट्रांजिशन स्टेट को पहले बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं, स्टेबलाइज बनाते हैं उसे। ठीक है, बाय स्टेबलाइजिंग या बाय स्टेबलिशिंग द ट्रांजिशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं, स्टेटमेंट थर्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज हाईएस्ट एनर्जी स्पीसीज इन रिएक्शन पाथवे। देखिए जब हम एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटालाइज करता है, सपोज कर लीजिए ए एंड बी रिएक्शन कैटालाइज होकर एंजाइम से यहाँ पे C+D प्रोडक्ट बनने हैं, तो एंजाइम के साथ एक बीच में जो हमें हिडन दिख रहा है वो प्रोडक्ट नहीं दिख रहे, हमें दिख रहा है A+B+E, ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है। ये वाला जो सब बनता है प्रोडक्ट, वो जो भी है ये एंटिटी, इसकी एनर्जी इससे और इन दोनों से ज़्यादा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, जो ट्रांजिशन फेज जो होती है पूरे रिएक्शन पाथवे में उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। पॉइंट एंड डी स्टेटमेंट है कि मोस्ट जो प्रोटीनोटिक एंजाइम्स होते हैं कि मतलब वो एंजाइम जो प्रोटीन को कैटालाइज करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन से रिलेटेड रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले, तो मोस्ट प्रोटीलाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करने वाले, प्रोटीन को तोड़ने वाले जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं वो स्पेशली जो ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस को करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन ब्रेक डाउन का मतलब हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर बॉन्ड्स। बिल्कुल सही बात है गाइस ये, एंड ये ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, तो आपका करेक्ट आंसर है ई। आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, और आई थिंक मोस्ट गुड वे टू एनालाइज आवर नॉलेज कि इस तरीके की जो बातें करी जाती हैं कि मोस्ट प्रोटीनोटिक एंजाइम्स जो हैं वो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड ही करते हैं, कुछ और भी करते हैं। इसी तरीके जब रिएक्शन पाथवे होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, रिएक्टेंट की होती है, प्रोडक्ट की होती है, जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन, उसकी होती है। तो बिल्कुल है ट्रांजिशन स्टेट की होती है। इसी तरीके से जो एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन को जो कैटालाइज करते हैं तो सबसे मेन उनका काम होता है ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल बनाना, इस तरीके से कैटालाइज करते हैं वो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन, कहते हैं ना एंजाइम बहुत सारी चीज़ों में स्पेसिफिक होते हैं कि किस कौन सी रिएक्शन कैटालाइज करनी है, किस प्रोडक्ट से उन्हें मतलब रिएक्शन करना है, या कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है डी, रिएक्शन प्रोडक्ट का बनना एंजाइम की स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर, बट रिएक्शन कैटालाइज करना कि कौन सी रिएक्शन कैटालाइज करेंगे, दूसरा कि कौन से रिएक्टेंट की रिएक्शन है, ठीक है, उसे वो कैटालाइज करेगा या नहीं करेगा। तो चॉइस ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्शन कैटालाइज्ड ये एंजाइम के दो हाईली स्पेसिफिक मतलब क्वालिटी जो होती है। इन दोनों पॉइंट्स के लिए, दोनों मतलब स्टेटमेंट के लिए रिएक्शन एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि रिएक्शन कैटालाइज की कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, कार्बोक्सिलेशन है, डीऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। दूसरा कि चॉइस ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन से पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये एंजाइम की उसके लिए वो स्पेसिफिक नहीं है कि भाई प्रोडक्ट कभी कभी चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल जब हम बनते हैं स्टील को एंजाइम से पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है, वही पाथवे होता है, मगर क्या होता है कभी कभी कि आपका इथाइल अल्कोहल बन जाता है या लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो प्रोडक्ट की चॉइस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी नहीं है, जबकि चॉइस ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्शन कैटालाइज ये एंजाइम की स्पेसिफिक क्वालिटी में आती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, मतलब बोथ ए एंड बी आर जो स्टेटमेंट हैं बहुत सही है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच।